दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा वही टॉपिक, पुराना टॉपिक वेव चल रहा था, तरंग चल रहा था। लेकिन आज का जो उस चैप्टर में नया टॉपिक जो आया वो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो वर्ड है आपका, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए यहाँ पर। तो इंटरफेरेंस यानी जब हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो इसको बोलते हैं व्यतिकरण, लेकिन फिर भी ये वर्ड एक नया है, थोड़ा सा अनफेमिलियर है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है टू मीट, यानी मिलना। ठीक है, एक जगह पर कई लोगों का मिलना कहलाता है इंटरफेरेंस, आपस में कोलाइड होना, मिल जाना। ठीक है, तो पहला ये वर्ड है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जब दो, मान लो कि कोई एक व्यक्ति है और सपोज करो कि यहाँ पर किसी ने यहाँ पर एक हाथ में एक रस्सी पकड़ रखा है, ये रस्सी, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरे हाथ में मान लो यहाँ पर एक और रस्सी पकड़ रखा है। ठीक है, अब ये जो रस्सी है यहाँ पर एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल पर इस रस्सी की वजह से भी एक यहाँ पर एक y1 यानी वाई एक इक्वेशन आती है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट होता है। इस वेव की वजह से भी एक डिस्प्लेसमेंट y1 होता है, यहाँ पर इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट y2 होता है। तो ये जो पार्टिकल है जिस पर ये दोनों वेव एक साथ आ जाती है, तो इसका ये जो मिलेंगे, ये जब दोनों वेव एक साथ एक ही पार्टिकल पर आएंगी तो ये मिलना कहलाता है इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वेव combined each other on a particular particle, that is called interference। ठीक है, अब एक बात देखिए, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी दो वेव, यानी एक के ऊपर एक दूसरी वेव आ जाए तो इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अच्छा, ये जो पार्टिकल है जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ये वेव आ रही है, तो इसका आखिर रिजल्टेंट वेव कितना होगा? तो इसका रिजल्टेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक, अच्छा, मतलब ये वाली जो वेव जा रही है, ये वेव, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना y1, और जो दूसरी वेव है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना y2। लेकिन जब दोनों वेव एक साथ एक ही पार्टिकल पर आती है तो देखो, इस y1 डिस्प्लेसमेंट का y2 डिस्प्लेसमेंट के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस y2 डिस्प्लेसमेंट का y1 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इस पार्टिकल पर दोनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग ही आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो जनरली बुकों में लिखी रहती है तो वो इस तरह से लिखी रहती है, इफ द or more two or more waves traveled in the same medium, यदि दो से ज़्यादा जो है वो एक ही मीडियम में जब चलती हैं, सेम मीडियम में चलती है, देन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज given as each wave is traveling alone। मतलब ये दोनों जो वेव्स हैं ऐसा मान कर ही चलना है कि दोनों अलग अलग ही चल रही है।
मान लो कि इस पहली वेव की वजह से ये मान लेते हैं कि इसमें A1 डिस्प्लेसमेंट आया, और दूसरे वेव की वजह से इस पर A2 डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा A1 प्लस A2। ठीक है। अच्छा, यदि मान लो A1 की वजह से, कोई जरूरी नहीं दोनों ऐड ही हो हमेशा, यदि A की वजह से A1 डिस्प्लेसमेंट आया, B की वजह से यानी सेकंड वेव की वजह से यदि मान लो A2 नीचे डाउनवर्ड यदि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे दूर करें, ऐसा करो, इसके ऊपर वेक्टर लगा लो, इसके ऊपर वेक्टर लगा लो। ठीक है। तो वेक्टर में जो भी होगा ऐड होगा सब्ट्रैक्शन होगा, वो अपने आप हैंडल हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू, यानी वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2, ये हमारा सुपरपोजिशन का फॉर्मूला होगा। ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यदि मोर देन और दो से ज़्यादा वेव है तो सबको आप आपस में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एग्जांपल्स है जनरली इंटरफेरेंस जो होता है साउंड वेव में होता है। साउंड वेव मतलब आप मान लो कि यहाँ पर खड़े हो, इस स्पीकर से एक तरफ से साउंड आ रहा है, इस स्पीकर से एक तरफ से साउंड आ रहा है, और दोनों साउंड जब आपके कानों में जाते हैं तो इंटरफेरेंस होता है उसका। ठीक है। और इसी वजह से हम लोग एक से ज़्यादा स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लाइट वेव जो है उसमें भी इंटरफेरेंस होता है, एक लाइट इस तरफ से आ रहा है, दूसरा लाइट इस तरफ से आ रहा है, तो वो दोनों इंटरफेयर करती है। ठीक है, लाइट वेव में होता है। ठीक है। दूसरा वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग या रोप, है ना, दोनों, इनमें भी क्या रहता है कि एक पार्टिकल जो रोप का है वो दो अलग अलग, यानी एक ही रस्सी को यदि दो लोग यदि मूव कर रहे हैं तो जो पार्टिकल पर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक। लाइट में भी आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पर, लेकिन लाइट में कंडीशन ये कि इसमें क्या रहना चाहिए, जनरली कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स के बारे में हम बाद में अभी देखेंगे। मान लेते हैं S1 सोर्स है, यहाँ पर S2 सोर्स है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो ये जो वेव जा रही है यहाँ पर, ये Y1 जा रही है, यहाँ पर ये जो वेव जा रही है ये Y2 जा रही है, तो यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेस होगा Y1 प्लस Y2 होगा। ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, जैसे मान लो कि एक ये यहाँ से S1 सोर्स है, इससे एक वेव जा रही है, इस पॉइंट P पर आ रही है, एक S2 पॉइंट है, इससे जो वेव आ रही है ये पॉइंट P पर, इससे Y2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिखते हैं y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वेव का, y इज इक्वल टू a साइन a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ प्लस में फाइव भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये होता है वेव इक्वेशन। तो y1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, a1 ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है। और y2 बराबर से होता है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये जो है इसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है दोनों वेवों के अलग अलग। ठीक है। जब दोनों वेव इस p पार्टिकल पर जाकर मिलती है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये p पार्टिकल पर यदि ये अब आकर मिलती है तो यहाँ पर इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखें, इसका हम लोग ये मानेंगे y इज, अच्छा, ये दोनों मान लेते हैं कि इसने कितनी x एक्सिस पे ट्रेवलिंग की x1, और इसने कितनी x एक्सिस पे ट्रेवल करी x2, तो y1 इज इक्वल टू होगा a1 साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और y2 बराबर से होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये वेव इक्वेशन नहीं है, ये एसएचएम इक्वेशन है। ये थी आपकी वेव इक्वेशन, ये थी आपकी वेव इक्वेशन, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? एसएचएम इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है पी वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों वेव चल रही थी अपने अपने सोर्सेज से। ठीक है, दोनों आगे बढ़ रही थी, एनर्जी को लेकर चल रही थी, मोमेंटम लेकर चल रही थी, लेकिन पी पर जैसे ही आई तो पी ने ऊपर नीचे करना चालू किया। तो ये एसएचएम इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है। अब इनमें ओमेगा जनरली हमें सेम लेना पड़ता है। ठीक है, ओमेगा हमेशा कैसा? सेम लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा का मतलब हमें फ्रीक्वेंसी सेम लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी क्या करना है? सेम लेना पड़ता है ना। ज़्यादातर केसों में फ्रीक्वेंसी सेम ही लेनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी सेम तो ओमेगा सेम। ठीक है, अब इसमें हमें ज़्यादातर देखो, इसमें ये जो के आता है, ये के क्या है? वेव नंबर है। ये क्या है? वेव नंबर। तो वेव नंबर के बराबर से कितना होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा। तो के यदि इक्वल है तो लेमडा भी इक्वल है, यानी लेमडा भी कैसा लेना चाहिए? सेम लेना चाहिए। सेम होना चाहिए। जब आपका फ्रिक्वेंसी सेम है और आपका यदि लेमडा सेम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब स्पीड ऑफ एनी वेव डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा? मीडियम सेम होने की वजह से, मीडियम सेम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? सेम। क्योंकि v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ये याद होगा आपको, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा वेवलेंथ। तो यदि फ्रीक्वेंसी सेम है, लेमडा सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो सेम मीडियम ही है तो उसमें स्पीड तो सेम होना ही होना है। ठीक है, अब इसका मतलब है जब दोनों वेव एक साथ पॉइंट P पर आती है तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा P का, y नेट बराबर से क्या निकलेगा? A नेट। ठीक है, A नेट यानी कोई ना कोई एम्पलीट्यूड निकलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये के एक्स वन एक्स टू ये जरूर अलग अलग होगा, लेकिन दोनों जुड़कर मैंने क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। अब अपने को इसका इक्वेशन ड्राइव करना है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। चलो, अब अपने को यहाँ पर निकालना है वाई नेट वगैरह निकालना है। तो इसको समझने के लिए देखो, फिर से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है S1 है और ये जो पॉइंट है S2 है। ठीक है, इस पॉइंट P पर जब ये एक वेव आ रही है, ठीक है, सपोज करो इसका डिस्प्लेसमेंट हम y1 मान रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हम कितना? y2 मान रहे हैं। ठीक है, इसका जो x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 और इसका x2। ठीक, तो मान लेते हैं कि इसमें जो x2 वाली है, ये आपको पाथ थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब ये है कि इसमें यदि k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो k x2 की वैल्यू k x1 से ज़्यादा है। मतलब हमने जो फॉर्मूला लिखे थे y इजिकल टू क्या था? ये y1 बराबर से था a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ये फॉर्मूला था, और y2 बराबर से था a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि के एक्स टू की वैल्यू के एक्स वन से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है तो वो हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। मतलब के एक्स टू की ज़्यादा है, इसका मतलब है कि S2 से निकलने वाली वेव S1 से निकलने वाली वेव से थोड़ा ज़्यादा एंगल चल चुकी है। तो इसको हम लोग जो डिफरेंस है के एक्स टू माइनस के एक्स वन इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पाथ डिफरेंस। ठीक, के एक्स टू माइनस एक्स वन इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो मतलब है
कि इसको हम लोग पाथ डिफरेंस या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल डिफरेंस। एंगल डिफरेंस कितना आगे है, समझ रहे हो? तो यदि वो एंगल डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस है तो हम पाथ डिफरेंस को किससे शो करते हैं? पाथ जो डिफरेंस है उसको हम लोग या तो डेल फाई से और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? या तो फाई से या डेल फाई से। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस के एक्स वन। ठीक है, के एक्स टू माइनस के एक्स वन, के कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फाई के बराबर हो गया। और ये फाई है क्या? ये है पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला याद रखेंगे पाथ डिफरेंस निकालने का, के टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। अब x2 माइनस एक्स वन को क्या लिख सकते हैं? यानी हम इसको यदि फाई लिख रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं k डेल x। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पर लिख दूं, लिख जाए, मतलब ये जो फाई क्या है एक्चुअल में, पाथ डिफरेंस तो x2 माइनस एक्स वन हो गया। तो एक्चुअल में ये फाई जो है ये कहलाता है आपका फेस डिफरेंस। ये क्या कहलाता है? आपका फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस फाई जो है इसको हम लोग बोलते हैं फाई जो है ये होगा के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन लेमडा और x2 माइनस एक्स वन। मतलब कुल मिला के जो फेस डिफरेंस है वो x2 माइनस एक्स वन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये क्या है? पाथ डिफरेंस है ना। मतलब यहाँ पर मैं लिख दूं x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू ये है आपका पाथ डिफरेंस। और ये जो फाई मान लो या फाई टू माइनस फाई वन मान लो, ये है आपका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो फाई है वो पाथ डिफरेंस एक्स टू माइनस एक्स वन पर डिपेंड करता है। ठीक, मतलब फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आप याद करें, फाई इज इक्वल टू यहाँ डेल्टा एक्स, यहाँ पर क्या है? डेल्टा एक्स। फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स, है ना। फिर से जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स पर डिपेंड करता है। ये फिर से मैं बोल दूं कि फेज डिफरेंस डिपेंड टू द पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। और पाथ डिफरेंस, सुन लो एक बात, जो पाथ डिफरेंस है वो अलग अलग वेव का, देखो ये जो वेव है यहाँ पर जो पॉइंट P है, यहाँ का जो पाथ डिफरेंस, और मान लो ये पॉइंट Q है, इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो अलग होगा। मतलब यदि यहाँ पर कोई पॉइंट R है तो उसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो अलग होगा। मतलब पाथ डिफरेंस बदल जाने से फेस डिफरेंस बदल जाता है। ठीक है, ये याद है। और यदि फेस डिफरेंस बदल गया, यदि बदल गया तो हमारे पास जो फॉर्मूला सुन लें, यहाँ पर ये जो है ओमेगा टी माइनस, यानी यहाँ पर ये जो ओमेगा टी माइनस ये वाला जो पॉइंट है, यदि ये बदल गया, फेज डिफरेंस यदि बदल गया तो हमारा क्या बदल जाएगा? एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। एम्पलीट्यूड बदल गया इसका मतलब है कि नेट एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। ठीक, मतलब मैं इसको फिर से बता दूं कि पाथ डिफरेंस बदल जाने से फेज डिफरेंस बदल जाता है। पाथ डिफरेंस यानी x2 माइनस एक्स वन की वैल्यू यदि बदल गई तो क्या होगा? के एक्स टू माइनस के एक्स वन की वैल्यू, मतलब फेज डिफरेंस यानी फाई बदल जाएगा। और यदि फाई बदल गया तो क्या बदल जाएगा? एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। मतलब ए नेट की वैल्यू डिपेंड कर रही है फाई पर, और फाई खुद किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉरी, डेल्टा एक्स पर, इस पर डेल्टा एक्स पर। ठीक,
तो ये याद रखेंगे कि पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस चेंज होता है और फेज डिफरेंस की वजह से नेट एम्पलीट्यूड बदल जाता है। ठीक, मतलब डेल्टा एक्स डिसाइड करता है किसको, फाई को, और फाई डिसाइड करता है ए नेट को। ठीक, अच्छा ये ध्यान देना, मतलब हर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। इन कंडीशन यहाँ पर याद रखेंगे कि टाइम यानी फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। जब फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रखने को बोला जा रहा है, देखो फॉर्मूला होता है y बराबर से a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जो है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, के x2 माइनस x1, ये है। अच्छा, यदि मान लेते फ्रीक्वेंसी भी अलग होती तो ये वैल्यू इस तरह से होती, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t माइनस के x1 होता, और y2 बराबर से होता a2 साइन ओमेगा 2t माइनस के x2 होता। फिर क्या होता कि ये जो फेज डिफरेंस है ये फाई की वैल्यू अब इन दोनों पर डिपेंड करती है। अब यदि हम घटाते हैं तो कैसे निकलता, जब फेज डिफरेंस निकालते हैं तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स टी माइनस प्लस जो भी है यहाँ पर के x1 माइनस x2, कुछ इस तरह की वैल्यू निकलती। मतलब जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पर भी डिपेंड करता, मतलब जो फाई की वैल्यू है वो टाइम और एक्स दोनों पर डिपेंड करती। यदि टाइम पर डिपेंड करता, ध्यान देंगे, तो क्या चेंज होता है। पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि यदि यहाँ पर टाइम पर डिपेंड करता है, याद रहेगा फेज डिफरेंस भी टाइम पर भी डिपेंड करता। ठीक है, तो देखो पहले तो आप ए नेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ए नेट की वैल्यू होती है, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, नेट एम्पलीट्यूड बराबर से ए नेट स्क्वायर बराबर से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, ये जो रहता है ये कॉस थीटा हो जाता है यहाँ पर। और थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर से क्या निकल जाता है, अब वहाँ पर जैसे मान लो कि इसका जो है a1 डिफरेंस है और इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो इसका जो नेट जाता है ना वेक्टर, आप लोगों ने वेक्टर ज्योमेट्री पढ़े तो उसमें जो नेट आता है वो इन दोनों के बीच में आता है, ए नेट आता है। तो और यदि मान लेते हैं ये क्या निकल रहा है, ये आपका मतलब यहाँ पर φ2 निकल रहा है, यहाँ पर φ1 निकल रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है थीटा आ जाता है, यहाँ पर φ2 φ1 माइनस इक्वल टू, मैंने यहाँ क्या लिख देता, थीटा लिख देते। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकलती थीटा, अब थीटा कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला कैसा रहता है, थीटा कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर से रहता है आपका a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक, इस फॉर्मूले से थीटा निकाल लेते और ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते तो ये एन नेट निकल जाता है, यानी इसको आप स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये तो नेट वैल्यू निकल जाती है यहाँ पर। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि यदि मान लो टाइम पर भी डिपेंड करता होता तो किस तरह से होता, मतलब यहाँ पर ये जो था कि ये जो पॉइंट P पर ये दो आ रही थी पॉइंट्स, मतलब यदि ये टाइम पर भी डिपेंड करता, यानी x के बजाय यहाँ पर x1 x2 के बजाय ये टाइम पर भी डिपेंड करता, तो यहाँ पर क्या रहता कि कभी ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कभी ये कम होता, एक ही पॉइंट पर ये कभी कम होता कभी ज़्यादा होता। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, ए नेट डिपेंड करता है कॉस पर, ए नेट किस पर डिपेंड करता है, कॉस पर। मतलब कॉस की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती होती तो कभी कॉस की वैल्यू
हाईएस्ट होती 1 होती, कभी 0 होती, कभी और कुछ होती। मतलब ये जो कॉस की वैल्यू बदल जाती है एक ही पॉइंट पर, कभी जो कॉस की वैल्यू बदलती रहती है, इन्हें नेट एम्पलीट्यूड बदल जाता है, इन्हें एक ही पॉइंट पर कभी ब्राइटनेस ज़्यादा होती, कभी ब्राइटनेस कम होती। यदि साउंड होता तो कभी लाउडनेस ज़्यादा होती, कभी लाउडनेस कम होती। मतलब यदि आप एक ही पॉइंट पर आपको कभी वो गाना धीमा सुनाई देता, कभी वो तेज सुनाई देता। मतलब कुल मिलाकर वहां पर जो क्लियर इंटरफेरेंस ही नहीं होता, वहां पर जो इंटरफेरेंस जो होता है वो होता ही नहीं, वहां पर इंटरफेरेंस ही नहीं होता, नॉट इंटरफेरेंस या डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता, और बल्कि इतनी फास्ट होता कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि वहां पर कोई इंटरफेरेंस जैसी इवेंट या इंसिडेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो फाई का मान है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फाई का मान जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, यदि यदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसी को ही, ये दोनों सोर्सेस को क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोहेरेंट सोर्स। देखें तो कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेस, दो sources in which in which in which path difference does not change at a given point with time। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ इसके पाथ डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आते, जो जहां पर जितना है वो उतना ही हमेशा बना रहता। ठीक है, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज होते ही है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम कोहेरेंट सोर्सेज के बाद हम इसके आगे चर्चा करते हैं इंटेंसिटी पर। अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव या रिजल्टेंट वेव, जो भी है, आर वेव लिख देता हूँ। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव निकालना है। अब आपने सबसे पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर पर निकाल के बताया था। क्या निकला था, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी। ये आपने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, याद होगा आपको। तो अब इस फॉर्मूले में मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी चीज वैल्यू क्या क्या थी, आपको याद होगा। देखो 2 पाई स्क्वायर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये कांस्टेंट थी। ठीक है, कांस्टेंट। ए क्या था आपका, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक, और एफ क्या था आपकी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और रो क्या थी आपकी, डेंसिटी, और वी क्या थी आपकी, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अब इसमें मुझे ये बताएं, सबसे पहले देखो ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, और ये देखो फ्रीक्वेंसी जो है, हम ऑलरेडी हमने ये माना है कि वेव्स में फ्रीक्वेंसी क्या रखना, हमेशा सेम रखना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कैसी रखना है, सेम। ठीक है, हमने पहले भी बोले थे। अच्छा, यदि मीडियम सेम है, यदि मीडियम सेम है तो इसका मतलब है कि रो क्या होगी, डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो डेंसिटी भी क्या है इसकी, सेम है। अच्छा, हमने ये माने उसमें ऑलरेडी कि वेवलेंथ भी सेम है। ठीक है, यानी लैम्डा भी कैसा है, सेम है। तो लैम्डा भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम, सॉरी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमने क्या क्या माने। पहली बात तो 2 पाई स्क्वायर में यहाँ पर एक पेन चेंज कर लेता हूँ।
तो देखो 2 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, रो सेम हो गई, और मीडियम सेम होने से क्या होगा, सेम मीडियम से वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम वेलोसिटी जो है v जो है वो सेम है। तो यदि v भी सेम हो गए तो इसका मतलब है कि इन सबको यदि हम कांस्टेंट मान ले तो I बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जो इंटेंसिटी है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करती है वो, एम्पलीट्यूड पर। फॉर्मूला याद रखिए, एम्पलीट्यूड पर। तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमारे पास तो दो वेव थी, ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं, तो I1 बराबर से के ए वन स्क्वायर और I2 बराबर से के ए टू स्क्वायर, ठीक है। तो और ऐसे ही हम लोग क्या ले सकते हैं, आई नेट बराबर से क्या होगा बताएंगे, के ए नेट स्क्वायर, यही होगा। तो क्या मिलेगा, वैल्यूज आप बताएंगे यहाँ पर। A1 की वैल्यू कितनी आएगी, A1 बराबर से आ जाएगा आई अंडर रूट I1 अपॉन के, और A2 बराबर से आ जाएगा I2 अपॉन के, और A नेट बराबर से आ जाएगा अंडर रूट I नेट अपॉन के, ठीक। ये वैल्यू मैं फिर से इसको अगले स्लाइड में बता दूंगा। चलो हो गया। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, फाइनल रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हमने लाए थे, ए नेट स्क्वायर बराबर से क्या था आपका, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5, ठीक है, ये वैल्यू था। अब इसकी जगह हम वैल्यू रख सकते हैं, रखें, देखो फिर से लिखते हैं यहाँ पर, क्या था, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5, ठीक। ए नेट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आई नेट लिख सकते हैं, आई नेट बटे के लिख सकते हैं, ठीक है। A1 स्क्वायर की जगह यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था, आई बराबर से के ए स्क्वायर था, A1 ए स्क्वायर बराबर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर से आई बटे के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A1 स्क्वायर की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, I1 बटे के लिख सकते हैं, A2 स्क्वायर की जगह I2 बटे के लिख सकते हैं, 2 A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 बटे के, और A2 की जगह लिख सकते हैं I2 बटे के, और साथ में क्या है, cos 5। के अंडर रूट के से अंडर रूट के कट जाएगा, के से के पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो I नेट बराबर से क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5 मिल गया। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई। चलिए, तो ये रिजल्ट आपकी इंटेंसिटी का आ गया। अब हम दो पर्टिकुलर केस के बारे में बात करते हैं। दो केस हैं, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और जब इंटेंसिटी सबसे कम हो। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है तब उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये दो वर्ड आप याद रखें।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब मिनिमम इंटेंसिटी होता है, लगभग लो लाइट होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो डिस्ट्रक्टिव। और यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे निकालेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको अपन समझते। देखो, यदि इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम चाहिए, है ना, या इंटेंसिटी आपको मिनिमम चाहिए, मतलब ये मैं कंडीशन क्या कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, जो आपको इंटेंसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए मतलब आपको एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए, मतलब आपको एम्पलीट्यूड भी कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी सीधी सीधी डिपेंड किस पर करती है, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको मैक्सिमम होने के लिए, इसको मिनिमम होने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, एम्पलीट्यूड यानी ए नेट स्क्वायर बराबर से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, मतलब कॉस की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए मैक्सिमम। क्या चाहिए हमें, कॉस फाई की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और कॉस की अधिक मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो होती है +1। ऐसे ही यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, कॉस फाई की वैल्यू कैसी चाहिए, मिनिमम। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस यदि फाई की वैल्यू +1 रखते हैं तो क्या मिलता है, ए नेट बराबर से आप देखोगे यहाँ पर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं A1 प्लस A2, ए नेट बराबर से A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ए नेट बराबर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, मतलब ए नेट बराबर से, सॉरी स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ए नेट बराबर से A1 माइनस A2 मिलेगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू यदि +1 होगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, वरना यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखो मतलब यहाँ पर ए मैक्सिमम बराबर से I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, I मैक्सिमम बराबर से आपको याद होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर इसको √I1 का होल स्क्वायर √I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर I मिनिमम की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, और यहाँ पर I मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो दो फॉर्मूले हमको मैक्सिमम के और मिनिमम के मिल गए। ठीक है, चलिए अब इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। यानी यदि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो √I1 प्लस √I2, और यदि आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए का होल स्क्वायर है। ठीक है,
और √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले हो गए दोनों। अच्छा, इसके लिए हमने क्या माने थे, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम यानी +1 होनी चाहिए। +1 कब होती है, cos फाई की यानी फाई की वैल्यू कब होती है मैक्सिमम, यानी cos की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पर, ठीक है, पाई पर, सॉरी 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, 8 पाई पर, यही होती। अच्छा, फाई का जो फॉर्मूला आपने निकाले थे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो फेज डिफरेंस बराबर से क्या था, k इंटू डेल्टा एक्स था, और k यानी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स था, फाई बराबर से याद होगा। तो फाई की जगह अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स बराबर से 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है। तो यदि हम पहली बार में 0 लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी आप देखोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 छोड़कर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कितना आएगा, लैम्डा आएगा। फिर 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम 2 बार कट जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा, फिर 3 लैम्डा आ जाएगा, फिर 4 लैम्डा आ जाएगा, एंड सो ऑन, 4 लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की जो वैल्यू होना चाहिए, इवन ऑर्डर होना चाहिए ना, इवन, ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 2n पाई होना चाहिए, ठीक है। अब यदि यहाँ पर n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 1 रखो तो 2 पाई, 2 रखो तो 4 पाई बन जाएगा। और जो डेल्टा एक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, ठीक है, मतलब n टाइम्स ऑफ लैम्डा होना चाहिए, ठीक, ये याद रखें, है ना। ऐसे ही यदि हमें cos फाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो ये कब होती है, ये होती है आपकी 9 कब होती है, पाई पर होती है, ठीक है, और कब होती है, 3 पाई पर होती है, 5 पाई पर होती है, 7 पाई पर होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे यदि हम पाई की जगह यहाँ रखें 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स बराबर से पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, एंड सो ऑन, तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बराबर से पाई से पाई कट गया तो क्या बनेगा आपका, लैम्डा बाई 2, फिर ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2, फिर आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2, फिर आ जाएगा आपका 7 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब है कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई की वैल्यू है, इसका आपका क्या है, ऑड ऑर्डर है ना, तो ऑड इंटीग्रल है, तो ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n-1 इंटू पाई लिख सकते हैं। 1 रखोगे तो 1 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 3 पाई आएगा, 3 रखोगे तो 5 पाई आएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ऐसा ही यदि लैम्डा यानी आप यदि पाथ डिफरेंस निकालना चाहो तो पाथ डिफरेंस कितना निकलेगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लैम्डा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स मस्ट बी, और पाथ डिफरेंस मस्ट बी ऑड इंटीग्रल टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। अच्छा, यदि ये यहाँ पर a1 और a2 को a के बराबर ले लें और i1 और i2 को यदि हम i के बराबर ले लें, तो आप बता सकते हो कि क्या निकलेगा, आपका एम्पलीट्यूड कितना निकलेगा। तो एम्पलीट्यूड a नेट बराबर से आपको पता है a प्लस a होगा ना, यहाँ पर a प्लस a यानी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। और इन i क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, यहाँ पर i और i है ना, यहाँ पर √i प्लस √i का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, 2 √i, 2 का स्क्वायर 4i हो जाएगा ना, यानी यहाँ पर i नेट क्या मिलेगी, वो 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना आ जाएगा, ए माइनस ए जीरो आ जाएगा, और आई नोट भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा जो है एम्पलीट्यूड भी जीरो आता है और इंटेंसिटी भी जीरो आती है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। टू wave which have same frequency, इंटेंसिटी R, जो इनकी इंटेंसिटी है R इन 9:16, 9:16 के रेशियो में है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेशियो टू मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, if they सुप्रीमोज या सुपर इम्पोज। चलिए अब आप वैसे एक बात बता दें, इसका जो पहला तरीका तो ये है कि आप यदि मान लो कि इसमें के मानना चाहिए, वैसे तो I1 बराबर से 9K है ना, और फिर I2 बराबर से 16K, लेकिन वो कट पिट जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं, आप चाहे मान भी सकते हैं, नहीं भी माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो I मैक्सिमम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? I मैक्सिमम का फार्मूला है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम का फॉर्मूला है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। चाहे के मानो या मत मानो, आप निकाल सकते हो I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम। तो यहाँ पर I इसको कितना मान ले, 9 √9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √9 माइनस √16 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर। तो 4 7 7 जा 49:1। तो आपका आंसर आ गया 49:1। ठीक है, ये इनका I मैक्सिमम रेशियो टू I मिनिमम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है यहाँ पर। टू वेव हैविंग A1 रेशियो A2, A1 रेशियो A2 दिया गया है 3:5। ठीक है, और वही पूछा गया है फाइंड I मैक्सिमम रेशियो टू I मिनिमम इफ फ्रीक्वेंसी आर सेम। ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ रहे हैं ये, तो कैसे निकालोगे? देखो, तो अपन वैसे ही मान लेते हैं, मैंने आपको अभी लास्ट टाइम अभी बताया था, वैसे ही मान लो सॉल्व करने के लिए कि A1 बराबर से 3 मान लो और A2 बराबर से 5 मान लो। ठीक है, अच्छा I का फॉर्मूला क्या था? I बराबर से था आपका क्या, KA² था, याद होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो I2 बराबर से क्या होगा, KA2 था आपका, KA2² था। ठीक है, तो और आपको I मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो I मैक्सिमम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, वहाँ पर क्या था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I मिनिमम का फॉर्मूला था आपके पास √I2
I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के फॉर्मूले थे। तो आपको सबसे पहले तो I1 की वैल्यू निकालना है। तो I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 की वैल्यू 3 रख दोगे तो 9 किया जाएगा। I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या 5 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 25 किया जाएगा। I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम यदि आप रखोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर 9k अंडर रूट प्लस 25 अंडर रूट के होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 9k माइनस अंडर रूट 25 के होल स्क्वायर। कैसे के सब कट जाएगा, 25 में से ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 और 3 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये 16:1 ये आंसर आ जाएगा। आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम कितना आएगा 16:1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप इसको सीधे भी फॉर्मूले से भी लगा सकते थे। यहाँ पर I1 I2 का डिवाइड भी कर सकते थे, यानी यहाँ पर इस तरह जैसे I मैक्सिमम बराबर से I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर आता तो यहाँ पर क्या आता है के ए मैक्स के स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाय के स्क्वायर मिनिमम ये आता। और के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती, जोड़ने पर आती है ना। के यहाँ पर क्या आता A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ऐसा भी कैसे की कट जाता, यहाँ पर 5 और 3 8 का स्क्वायर यानी कितना आ जाता 5 और 3 8 का स्क्वायर 64 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाता। तो ये कितना जाता 16 आ जाता 16:1। दोनों तरीके से आप निकाल सकते थे। ठीक है, कैसे भी निकालते आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक यहाँ पर साउंड सोर्स है S1, यहाँ पर एक साउंड सोर्स है S2, और इन दोनों से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्टेंस पर एक यहाँ पर पॉइंट है P। इसकी डिस्टेंस मान लो 2 है, इसकी डिस्टेंस मान लो 1 है, इसकी डिस्टेंस मान लो 4 है। आपको यहाँ पर पॉइंट P पर बताना है फॉर विच wavelength we hear a loud sound if speed of sound 340 मीटर पर सेकेंड। चलो, किस वेवलेंथ के लिए हमें सबसे ज़्यादा तेज साउंड सुनाई देगा, जबकि जो स्पीड है साउंड की वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए लाउड साउंड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक बात बताओ। लाउड साउंड का मतलब है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो वेव आ रही है इनमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस यानी हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का मतलब आपने क्या निकाले, x2 माइनस x1 ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या निकलेगा बताओ। यहाँ पर ये जो वैल्यू निकलेगी 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी √20। ये क्या निकलेगी √20। ये क्या निकलेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी √17 निकलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर √20 माइनस √17, इसका रूट यदि ओपन करोगे तो कितना आएगा 4.8, लगभग इसका 4.1, डिफरेंस लगभग कितना है 0.7, डेल्टा एक्स बराबर से 0.7 आ गया। और डेल्टा एक्स की वैल्यू थी कितनी, फेज डिफरेंस याद है आपको, फेज डिफरेंस 5 बराबर से था k इंटू डेल्टा एक्स था, यानी 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स था 5, फेज डिफरेंस याद है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की जगह यानी यहाँ पर मैं रख देता हूँ 0.7 2 पाई अपॉन लेमडा, और यहाँ पर मैक्सिमम क्या चाहिए अपने को, जो फाई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम के लिए आपको याद है यहाँ पर फाई की वैल्यू या यहाँ पर फाई, तो सीधे सीधे अपन ये फॉर्मूला रख सकते थे, डेल्टा एक्स बराबर से क्या होता था एन लेमडा होता था ना, याद है क्या आपको। यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या रखते थे, मतलब 2 पाई रखोगे ना, यहाँ पर 2 पाई रखोगे, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एन लेमडा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने रखा 0.7 बराबर से एन लेमडा, तो लेमडा बराबर से आ गया 0.7 डिवाइड बाय एन, यानी एन की वैल्यू रखो यहाँ पर 0.7 बाय 1, 0.7 डिवाइड बाय 2, 0.7 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इस पॉइंट पर इस वेवलेंथ के लिए आपको लाउड साउंड जो है सुनाई देगा। अच्छा, और मान लो कि इसकी जगह उन्होंने फ्रिक्वेंसी पूछा होता, तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं यहाँ पर, देखो वेलोसिटी बराबर से होता है, आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा, ठीक है। अब वेलोसिटी तो आपको दी गई 340 और फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है, मान लो लेमडा की जो वैल्यू है, यहाँ लेमडा ही रहने दो, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू निकल गया 340 अपॉन फ्रिक्वेंसी, और तो 340 अब फ्रिक्वेंसी का डिवाइड करो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 0.7 डिवाइड बाय 1 या 340 मल्टीप्लाई बाय 2 0.7 या 340 मल्टीप्लाई बाय 3 0.7, ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी पर हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, या इस वेवलेंथ पर हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जो आगे की चर्चा है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।